आपका एबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फ्लाइंग स्क्वाड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा तुरंत उठाए कदम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, 2 हिस्सों में बट गई बोलेरो, 4 पुलिसकर्मियों की मौत। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। औरैया में पकड़ा गया फर्जी आईबी अधिकारी, फर्जी आईडी कार्ड और कागजात बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर दहशत, अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान। और अब खबरें विस्तार से। कन्नौज में पुलिस ने चुनाव से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसक झड़प के साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों पर किस तरह से शिकंजा कसा जाना चाहिए, उसके लिए पुलिस लाइन में एक रिहर्सल किया गया, जिसमें एसपी कन्नौज की ओर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कन्नौज पुलिस लाइन में किए गए रिहर्सल के दौरान दिखाया गया कि अचानक कुछ उपद्रवियों की भीड़ नारे लगाते हुए पुलिस से टकराने का काम करती है। पहले तो पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह नहीं मानते हैं तो उपद्रवियों को किस तरह से सबक सिखाया जाता है, उसका रिहर्सल किया गया। साथ ही पुलिस की ओर से गोलियां भी चलाई जाती हैं ताकि माहौल को किसी तरह से काबू किए जाने के साथ ही उपद्रव करने वालों को सबक सिखाया जा सके। एसपी कन्नौज प्रशांत कुमार की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। एसपी ने बताया कि चुनावी तैयारियों को लेकर यह रिहर्सल कराया जा रहा है, जिससे चुनाव में इस तरह की स्थिति आती है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। जनपद कन्नौज में आने वाले चुनाव और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए एक बार जो बलवा ड्रिल है उसका रिहर्सल कराया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी से लेकर के थानाध्यक्ष एवं पुलिस लाइन के जो रिजर्व स्टाफ है उनने भाग लिया। और इस संबंध में पुनः सभी की ब्रीफिंग की गई और एक रिहर्सल करा करके उनकी जो ड्रिल है उसको पुनः एक बार उन्हें आने वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए तैयार किया गया। वाह रे वाह दरोगा जी, महज 10 रुपए किराया बचाने के चक्कर में थाने में घंटों तांडव करवा दिया। अरे जब रुपए देने ही नहीं थे तो कम से कम वर्दी ही धारण कर लेते तो शायद डरा सहमा रिक्शा चालक आपसे खुद ही रुपए ना मांगता। वाह रे वाह दरोगा जी, महज 10 रुपए किराया बचाने के चक्कर में थाने में घंटों तांडव करवा दिया। अरे जब रुपए ही नहीं देने थे तो कम से कम वर्दी ही धारण कर लेते तो शायद डरा सहमा रिक्शा चालक आपसे रुपए ही नहीं मांगता। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला कानपुर की नवस्था थाने में तैनात दरोगा के सामने आया है। आपको बताते चले कि नवस्था थाने की हंसपुरम चौकी में तैनात हैं दरोगा रजनीश मौर्य। दरोगा सिविल ड्रेस में एक ई रिक्शा में बैठ गए थे। जब रिक्शा चालक उन्हें गंतव्य स्थान पर उतारने के बाद किराया मांगा तो दरोगा जी का तो मानो सम्मान बिखर कर चकनाचूर हो गया। ई रिक्शा चालक का आरोप है कि किराया मांगने पर दरोगा साहब ने कहा कि मुझे जानता नहीं है, मैं दरोगा हूं दरोगा, वह भी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस में। इतने में ही दरोगा ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर दी। गली में जाकर मैंने गली में गाड़ी गुजर दिया, वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ से पूरा मोहल्ला वही में मोहल्ले वाले बचाने के चक्कर में उन्हें बहालमा करा। कितने लोगों को पुलिस ले आई थी? अब ये नहीं मालूम कितने लोग थे, हम अकेले थे। कौन दरोगा थे वो? अब ये नहीं नाम नहीं पता, नाम तो पता मालूम है, शादी वर्दी में थे। इसके बाद दरोगा की करतूत की जानकारी पर कई भाजपाई पहुंच गए और थाने में हंगामा कर दिया। कई घंटों तक दरोगा की करतूत के चलते थाने में हंगामे की स्थिति बनी रही। थाने में घंटों ड्रामा हुआ और जांच एसीपी गोविंद नगर विकास कुमार पांडे को सौंप दी गई। आज दोपहर की घटना है कि एक रजनीश दरोगा जी थे जो किसी थाना क्षेत्र में पोस्टेड होंगे, तो छुट्टी से वापस आएंगे, लोअर टी शर्ट में अपने घर जा रहे हैं कि रिक्शा वाले को बुक किया 150 रुपए में। वो बिदनू थाना क्षेत्र के अंदर उनका घर पड़ता होगा, वहाँ पे गए और किराए को लेने देने को लेके कोई 10-20 रुपए को लेके उनमें आपस में मारपीट होने लगी। तो उन्होंने रिक्शे वाले को मारते मारते मरणासन कर दिया। लगभग मोहल्ले के 2-4 लोगों ने और 2-3 महिलाओं ने विरोध किया इस बात का। तो दरोगा जी क्या थे, नशे में थे क्या नहीं थे, क्योंकि अभी मेडिकल हुआ नहीं है, जानकारी नहीं है इस बात की। तो उन्होंने महिला के छाती पे हाथ मारा, तो उसके पुत्र ने उस बात का विरोध किया, जिस पर उन्होंने अपने साथियों को बुला के उनको काफ़ी मारा पीटा, इस रिक्शे वाले को भी मारा पीटा और यहाँ पे थाने ले आए, दूसरे थाना क्षेत्र के से।
लापरवाही जो है रजनीश मौर्य जी हैं, जो दरोगा जी हैं अंडर ट्रेनी, उन्हीं की है। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति को किसी को भी मारने पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, वो भी जब आप ऑन ड्यूटी भी नहीं है, किसी को किराए लेने के लिए 10-20 रुपये के चक्कर में मारना अच्छी छवि, पुलिस की छवि को खराब करता है। शासन से हम लोग को आश्वासन भी मिला है और हम संतुष्ट भी हैं कि उसको कार्रवाई करते हुए, सस्पेंड करते हुए जांच उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी विभागीय। कुछ ही देर में एसीपी की ओर से की गई जांच में दरोगा पर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया। और फिर क्या था, महज 10 रुपए के फेर में दरोगा जी को सस्पेंशन की खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी हम लोग एक क्राइम सीन पे थे, वहाँ पर एक मीडिया वाला से जो है ये सूचना मिली कि यहाँ पर गुरनौबस्ता थाने के दरोगा जी हैं रजनीश मौर्य, उनको जो है 2 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी और वो दोनों लोग थाने लाए गए हैं। इस पे और थाने पे भीड़ आई हुई है। तो जो है इस संबंध में हम लोग यहाँ तत्काल थाने पे आए तो ये जानकारी मिली कि रजनीश मौर्य जो है प्राइवेट में एक ई रिक्शा वाले के साथ जो है उन्होंने पैसे के लेन देन को लेकर जो है पैसा देने के संबंध में उसका विवाद हुआ, जिसमें एक लोकल आदमी थे वहीं पर कीर्तिकर पांडे जी, उन्होंने उनको रोका तो उन्होंने उनसे भी बदतमीजी करी और थाने पे जो है इस पे जानकारी जब थाने मिली, थाने से फोर्स वहाँ गई तो कीर्तिकर पांडे के साथ दरोगा जी और वो दोनों थाने पे आए। यहाँ पर पहुँचने के बाद जांच के उपरांत ये तथ्य सामने आए कि रजनीश मौर्य जी ने जो है वो प्राइवेट वर्दी में रहते हुए और एक आदमी पैसे की उसमें लेन देन के लिए विवाद करा है और मारपीट करी है। तो इस संबंध में जो भी जांच है थाने से एसीपी गोविंद नगर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रेषित करी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ अपराधियों और भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए है, लेकिन भूमाफिया फिर भी लगातार पुलिस से सेटिंग कर जमीन कब्जाने का खेल खेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की जमीन बाहुबलियों ने कब्जा कर ली, जिसके बाद से बुजुर्ग लगातार जब अधिकारियों और थाने के चक्कर लगाते हुए थक गया तो उसने महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ अपराधियों और भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए है, लेकिन भूमाफियाओं फिर भी लगातार पुलिस से सेटिंग कर जमीन कब्जाने का खेल खेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की जमीन बाहुबलियों ने अपने कब्जे में कर ली है, जिसके बाद से बुजुर्ग लगातार जब अधिकारियों और थाने के चक्कर लगाते हुए थक गया तो उसने महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। कानपुर की सदर तहसील का यह नजारा, जहां 70 वर्षीय एक बुजुर्ग वेद प्रकाश अपने हाथों में फाइल लेकर अधिकारियों की चौखटों के कई महीनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन इस सीनियर सिटीजन की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। चौकी से लेकर थाने तक, थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी के पास गुहार लगा चुका है ये बुजुर्ग। पुलिस के अलावा प्रशासन के सभी अधिकारियों की चौखट ना पाया है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी पेश हो चुका है। यह बुजुर्ग अब थक चुका है। बुजुर्ग को अब न्याय मिलने की आस टूट चुकी है। सदर तहसील गेट पर बुजुर्ग भावुक होकर महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मामला है आपका पूरा? वेद प्रकाश सोनथले नाम है हमारा। क्या 1.5 बीघे की जायज जमीन सतबरी गांव में है। हाँ। 2004 से खुद खरीदी हुई हमारी। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ रहते तो कोई बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद क्या है कि हमारे बेटे की डेथ हो गई थी, तो हम 2013 चले गए थे। 12-13 में बाद में कानपुर छोड़ दिया था हमने। तो बीमार था बच्चा, तो इस क्या है उस जमीन पर सब कुछ ठीक चल रहा था हैं। 2014 के बाद बच्चे की डेथ के बाद से ना ये बगल में जो जमीन है वो स्कूल वालों की है। अनिल सिंह जी हैं, वो ये उसका स्कूल चलता है। किन लोगों ने कब्जा ली थी? ये 2-3 लोग फैमिली है पूरी, वो उनका स्कूल चलता है। उसके बाद में आपने इस चीज की कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, एसडीएम साहब से शिकायत की हम लोगों ने। एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई। हाँ। एसडीएम नगर ने, उसमें 4 लेखपाल थे, एक नायब तहसीलदार थे, एक कानूनगो थे। उन्होंने रिपोर्ट दी और चिन्हित की उस जमीन को कि इस जमीन पर ये इन लोगों का कब्जा है, सुगर सिंह एकेडमी वालों का। उसके बाद फिर उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी नगर आयुक्त से। तो नगर आयुक्त ने भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें संपत्ति के अध्यक्ष जो अधिकारी हैं मुख्य वो आए। उसमें भी हमारे फेवर में रिपोर्ट दी उन्होंने भी। अभी तक आपकी चीज हासिल हुई कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हम तो एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, दर घूम रहे हैं। और तक भी गए थे? हाँ, सीएम तक के भी हम गए। हाँ, हम उनका कुछ नहीं हुआ, उन्होंने लेटर लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया। और वो
जो एंटी भू माफिया पोर्टल है उस पर भी शिकायत दर्ज है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाह रहे हैं कि चूंकि ये बाहुबली हैं, दबंग लोग हैं, इनसे जमीन छुड़ाया जाए, मिले हमको। अगर जमीन आपकी वैसे न मिल पाई तो क्या करेंगे आप? अब क्या, हम तो अब चूँकि 2 बेटियां, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सर, हम बताएं। अब हम तो मतलब ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब आखिरी हथियार है हमारा, तो कि मर जाएं, ये सोच रहे हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल नहीं सकते आपको, बस आप ज़्यादा इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि एक तो बच्चे के दर्द से भी हम बहुत परेशान हैं, पूरा परिवार। कुछ कोरोना हुआ, हमको अस्पताल में रहना पड़ा 15-16 दिन, हम उससे बहुत परेशान हैं। अब हम इतना सिर्फ चाहते हैं कि अगर ये बन जाए, नहीं तो राष्ट्रपति से मिले, कहते भैया अच्छा मित्र दो, हम मरें, बच जाए, खत्म करें, हम इसमें जहाँ जीना। वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर एसडीएम सदर से बात की गई तो उन्होंने इस प्रकरण की जानकारी देते हुए इसको गंभीर बताया और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभी एक बुजुर्ग प्रार्थी आए थे जिन्होंने बताया कि उनकी वो जयपुर में रहते हैं और उनकी यहाँ पर एक भूमि है जिस पर किन्हीं लोगों द्वारा कब्जा किया गया है और इसकी शिकायत प्राप्त हुई है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि लोगों की जमीन पे अधिक अनाधिकृत कब्जा हो रहा है। तो ये तथ्यों की जांच करते हैं और जांच में यदि स्पष्ट आता है कि इस तरीके का कब्जा हुआ है तो जो भी विधिक कार्यवाही तहसील स्तर से हो सकती है उसको किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शहर में कई दंगों को लेकर एसआईटी ने दोबारा विवेचना वाले 11 मामलों में अब तक 67 अपराधियों को चिन्हित किया है। एसआईटी ने शासन को इस नामों की सूची दे दी है। आदेश मिलते ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अफसरों का मानना है कि चिन्हित अपराधियों में से केवल 45 ही गिरफ्तारी संभव है, जिनमें कुछ नामचीन लोग और जनप्रतिनिधि भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शहर में हुए दंगों को लेकर एसआईटी ने दोबारा विवेचना वाले 11 मामलों में अब तक 67 आरोपियों को चिन्हित किया है। एसआईटी ने शासन को इन नामों की सूची दे दी है। आदेश मिलते ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अफसरों की माने तो चिन्हित आरोपियों में से केवल 45 की ही गिरफ्तारी संभव है, जिनमें से कुछ नामचीन लोग और जनप्रतिनिधि भी हैं। आपको बताते चले कि कानपुर में हुए दंगों में 127 सिखों की हत्या हुई थी। इस दौरान कानपुर नगर में हत्या, लूट और हत्या की धाराओं में 40 मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस ने इनमें से 29 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 27 मई 2019 को इस मामले में प्रदेश सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की थी। एसआईटी ने विभिन्न राज्यों में रह रहे पीड़ित परिवारों के लोगों से मिलकर बयान दर्ज की और अभिलेख तलाशे हैं। पूरे मामले की जांच कर रहा है एसआईटी एसपी बालेंदु भूषण ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट लगे 20 मुकदमों को अग्रिम विवेचना के लायक माना गया है और जांच शुरू की गई है, जिसमें से 11 की विवेचना नए मामले में 146 से दंगाई चिन्हित किए गए, लेकिन इनमें से 79 की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। ऐसे में जीवित बचे दंगाइयों की संख्या 67 रह गई है। इसमें से भी 20 से 22 आरोपित ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं गिरफ्तारी के सवाल पर उनका कहना था कि शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, अनुमति मिलने के बाद गिरफ्तारी की जाए। वर्ष 2019 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में सन 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद घटित हुए सिख विरोधी दंगों की जांच आबलिग विवेचना के क्रम में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके क्रम में एसआईटी को 2 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे, जिसमें से गंभीर प्रवृत्ति के अपराध जिसमें तत्कालीन पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया हो और न्यायालय द्वारा उसका विचारण कर लिया गया हो, उसके जजमेंट को प्राप्त करके विधि विशेषज्ञों से एग्जामिन करके यदि अपील का पर्याप्त आधार हो तो सुपीरियर कोर्ट में अपील की जाए। और दूसरे ऐसे मामले जिसमें गंभीर प्रवृत्ति के जिसमें तत्कालीन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया हो, उसकी यदि विवेचना का पर्याप्त आधार उसमें पाया जाए तो 173(8) में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना प्रारंभ की जाए। इसके क्रम में एसआईटी द्वारा सर्वप्रथम 11 ऐसे अभियोग जो उस समय चार्जशीट किए गए थे उनके निर्णय की कॉपी प्राप्त करके अपने विधि विशेषज्ञों से राय मशविरा करके समीक्षा करा के 4 केस अपील लायक पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को संदर्भित कर दिया गया है। वहां से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील नियोजित की जाएगी। 29 मामले जो तत्कालीन पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दिए थे उसमें 20 मामलों में 173(8) में पर्याप्त आधार पाए जाने के कारण विवेचना प्रारंभ की गई, जिसके क्रम में 11 अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण काफ़ी
संख्या में अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आ गए हैं। 9 अभियोग में अभी भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, फिर भी प्रयास जारी है। तो एसआईटी द्वारा 90% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के जो जामीन होने शेष हैं उनकी गवाही करा करके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गिरफ्तारी की कार्रवाई करा करके क्लोजर रिपोर्ट शासन को सबमिट की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए सन 1984 के दंगों में पीड़ित परिवार की, तो उनका यह कहना है कि वह मंजर बहुत ज्यादा खतरनाक था। पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा मदद दी गई, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस सरकार में एसआईटी बनाकर जांच की है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जांच जो हुई उसमें 67 लोग जो है वो दंगाई जो है चिन्हित करे गए हैं। उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके का वो मंजर था जब सन 84 के दंगे देखने को मिले? ऐसा था, उस समय एक ऐसा माहौल था जो कि बड़ा दर्दनाक था और लोग बाग एक हजूम के रूप में आए थे और घरों पे हमला किया और लोगों के घरों भी जलाए। मेरा भी घर जलाया गया और इसके ऊपर अभी जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और आज लगभग मेरे ख्याल से 37-38 साल हो रहे हैं जो कि अभी भी कई लोगों को न्याय नहीं मिला है और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सभी को न्याय मिलना चाहिए। सर, 84 के दंगे में आपका भी घर जलाया गया था, तो उस समय और आज के समय में आपको किस तरह का लग रहा है? क्योंकि उस समय भी दंगा हुआ तो आपका घर भी जलाया गया, तो कितना नुकसान हुआ था आपको? सर देखिए, नुकसान की भरपाई तो नहीं हो पाई है क्योंकि सरकार का जो मुआवजा था उन्होंने वही उस समय ही दिया है। उसके बाद कई बार आयोग बने, फाइलें मूव हुई, कईयों को कुछ पैसा मिला, कईयों को नहीं मिला। आज भी कई लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। सर, इसमें 67 लोग जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी ने शासन को एक पत्र जारी किया है। तो अब क्या लग रहा है कि क्या इसमें शासन जो है वो किस तरीके से गिरफ्तारी कराएगी और किस तरीके से आप लोग उसको देख रहे हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट ने ये तो किया है कि एसआईटी के जरिए एक काफी लंबे समय के बाद ये किया गया है कि जिसमें जांच चल रही है और प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो इस दंगाई में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सरसैया घाट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। जनपद बांदा में गुमशुदगी के बाद हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जनपद के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और गुमशुदगी के बाद हत्या का मामला सामने आ गया है। बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले युवती अपने घर से खेत की ओर जाते समय लापता हो गई थी। उसका शव गांव से 28 किलोमीटर दूर खेतों पर पड़ा मिला। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार। प्रधानमंत्री और सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक एक भी विकलांग बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार है तब तक विश्व विकलांग दिवस मनाना बेमानी है। सरकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को देने से पीछे हट रही है और उनके अधिकार को पहले से प्राप्त उन अधिकारों को भी खत्म कर रही है। आज विश्व विकलांग दिवस है। सरकार विश्व विकलांग दिवस पे फर्जी घोषणाएं करती आई है, आज भी करेगी। विश्व विकलांग दिवस को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाकर यहाँ धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर काला झंडा देकर प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों में कटौती की। रिजर्वेशन जो अर्धसैनिक बलों में और पुलिस बल में ये सब समाप्त कर दिया इसने, जो पहले से मिलता आ रहा है। रिजर्वेशन कोटा जो है उसको पूरा नहीं किया। नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार ने नहीं दी। केवल ढकोसलेबाजी है। इस सरकार में बातें बहुत है, काम कुछ नहीं है। ट्राईसाइकिल बैसाखी से जीवन नहीं चलता है। दिल्ली में अगर 5,000 पेंशन मिल रही है तो यूपी में भी 5,000 पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों 5,000 आप दे रहे हैं? यही योगी आदित्यनाथ जी है जिन्होंने 2018 में
विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हम लोग उससे वार्ता की थी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से, और कहा था कि हम लोकसभा चुनाव के बाद हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। आज तक सुध नहीं आई उनको विकलांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाने के लिए। तो 5,000 विकलांग विधवा वृद्धा जो भी है सबको 5,000 पेंशन मिलनी चाहिए। आवास सबको मिलना चाहिए। लोग फुटपाथों पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, दलाल सक्रिय है आवास दिलाने में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।